हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं ओमनीफिक 99। आज हम आए हैं रायबरेली में एक ऐसे ऑफिसर का इंटरव्यू करने जिन्होंने अपनी सारी पढ़ाई गांव से की। उसके बाद वे काम की तलाश में पंजाब गए, जहां पर उन्हें जो भी जॉब मिली उन्होंने वो जॉब बहुत ही शिद्दत और ईमानदारी से करते हुए अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। 4-5 साल के ये संघर्ष के बाद सर की जॉब दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में लगी। यूपीएससी का हब कहे जाने वाले मुखर्जी नगर के सरकारी स्कूल में सर की जॉब लगी। इसी दौरान सर ने यूपीएससी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया और सर ने हिंदी माध्यम से अपने 4th अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 500 हासिल की। सर ने ट्रेनिंग में रहते हुए यूपी पीसीएस का एग्जाम दिया और उसमें उनकी रैंक 6 आई। सर ने एसडीएम की पोस्ट प्राप्त की। सर अभी प्रेजेंट में रायबरेली एसडीएम की पोस्ट पर विद्यमान है। आइए हम उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं ओमनीफिक 99। हेलो सर, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू। सर, अपने स्टडी बैकग्राउंड के बारे में हमारे व्यूवर्स को कुछ बताइए। गाजीपुर का रहने वाला हूँ मैं। गाजीपुर में अपने जो गांव है वहाँ से मैंने 8वीं तक की पढ़ाई की थी। उसके बाद हाई स्कूल और इंटर शहर के स्थित गवर्नमेंट सिटी इंटर कॉलेज से मैंने किया। बाद में बीएससी मैंने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के कॉलेज से किया और बीएड भी किया। उसके बाद मेरा 6 साल का मैं पंजाब में था। पंजाब में कई जॉब्स की मैंने। उसके बाद मैं दिल्ली आया और दिल्ली में मैं 2014 की शुरुआत में आया था और वहाँ पे मैं टीचर भी था। बाद में हुआ था मुखर्जी नगर गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। तो टीचिंग की जॉब चूँकि संयोग था कि मुझे मुखर्जी नगर में मिला। 1110 के करीब वहाँ पे 1110 दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल थे, उसमें मुझे मुखर्जी नगर मिला। तो ये था कि किस्मत मेहरबान थी ठीक ठाक, और वहीं पे तैयारी भी होती रही और जॉब भी होती रही। तो ये मेरे लिए अच्छा रहा। और चौथा अटेम्प्ट में मेरा हुआ था सिलेक्शन यूपीएससी वाला जो था 2016 एग्जाम ईयर में। सर, तैयारी की शुरुआत आपने कैसे की और बुक्स का चुनाव कैसे किया? तैयारी की शुरुआत का कोई एग्जैक्ट पॉइंट नहीं था। ये था कि जैसे सिलेबस जितना जो चेंज हुआ था 2013 में, 11 से सीसेट आया था, 10-11 से, और 13 में ऑप्शनल एक हट गया था और एक ही ऑप्शनल रह गया था। साथ में जीएस के 4 पेपर हो गए थे 250 नंबर के। तो उसके बाद ये हुआ कि जैसा सिलेबस है या जैसा हमने जो हमारे सीनियर्स थे या फिर कुछ लोगों से मैंने सलाह उनसे रखी, तो एग्जैक्ट पॉइंट का नहीं कर सकते। ये था कि अखबार वगैरह पढ़ रहा था, मैगजीन वगैरह ध्यान से पढ़ रहा था, तो चीज़ें जो हैं वो बिखरी हुई थी। जैसे अखबार का पढ़ा इधर है, मैगजीन का पढ़ा, कुछ लोगों से डिस्कशन किया, कभी कोई पेपर देख लिया जो कि यूपीएससी का प्री का मेंस का कोई पेपर देख लिया, तो थोड़ा थोड़ा था। लेकिन ये कि एग्जैक्ट किस दिन से किया, तो ये आप कह सकते हैं कि 2013 के लास्ट से मैंने गंभीरता से लेना शुरू किया। तब मैंने इंडिया ईयर बुक पढ़ना शुरू की। पहली किताब जो मैंने पढ़ी इंडिया ईयर बुक पढ़ी, और उसके बाद से एक एक किताबें जुड़ती गई और तैयारी होते समय तो खूब ढेर सारी किताबें थी। तो अब 2013 के लास्ट में मैं गंभीरता से इस पे आ गया था, क्योंकि तब मैं 27 साल को होने जा रहा था। सर, लेकिन आजकल देखा गया इंडिया ईयर बुक लोग पढ़ते ही नहीं है, तो उससे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत सरकार का सूचना विभाग का वो बुक है, और मैं तो ये कहूँगा कि उतना जितनी मोटी बुक है उतनी काम की बहुत उसमें आपके जो काम की चीज़ें आपको वो पढ़नी है। पूरी इंडिया ईयर बुक भी पढ़ने का कोई फायदा नहीं। फैक्ट और डाटा हमारे लिए नहीं है, वो विभागों के लिए है, जिन विभाग के बारे में दिया गया। आप देखिए कि आपके सिलेबस से कौन कौन पॉइंट जो है वहाँ पे टैली करते हैं। सिलेबस आप यूपीएससी का रखिए एक तरफ इंडिया ईयर बुक रखिए। अब देखिए कौन कौन सी चीज़ें इसमें मिल रही है, वो टिक करिए। बाकी पेपर कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो छोड़ दीजिए। तो आप देखेंगे कई कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं मुखर्जी नगर में और बाकी जगहों पर इलाहाबाद में है, कि वो इंडिया बुक का एक शॉर्ट फॉर्म निकालते हैं। तो मुझे लगता है मोर देन इनफ है वो। तो आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है या इंग्लिश मीडियम के कोचिंग इंस्टीट्यूट कई अच्छे हैं, जो इंडिया बुक का एकदम समरी टाइप का दे देते हैं, एक पत्ती बुक दे देते हैं, वो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। आप किसी भी टॉपिक में ये तो जानेंगे ना कि सरकार इसमें क्या कहना चाहती है, सरकार का इसमें क्या कहना है। कोई व्यक्ति कुछ कहेगा, विपक्ष कुछ कहेगा, मीडिया कुछ कहेगा, बाकी सब लोग कुछ कुछ कहते हैं, लेकिन सरकार का क्या व्यू है। तो आप यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, आप उस सर्विस में आना चाहते हैं, एक सम्मानजनक सर्विस में, तो आपको इंडिया बुक पढ़नी पड़नी है, मतलब इसका ऑप्शन नहीं है। सर, एनसीईआरटी की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है इस तैयारी में? एनसीईआरटी देखिए उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो एकदम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। अब एनसीईआरटी, अब जैसे हम बचपन में होते हैं तो
कक्षा 5 की जो किताब है वो किताब हम पूरे साल भर पढ़ते हैं। एक किताब कोई सोशल हिस्ट्री की बुक हो या कोई ज्योग्राफी की बुक हो, पूरे साल पढ़ते हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो वही किताब हम 1 दिन में खत्म कर सकते हैं, 2 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से एनसीईआरटी का उतना हवा खड़ा करना भी ठीक नहीं है, लेकिन ये कि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे क्रिकेट में आपने रन लिया तो बैट वहाँ रखना ही रखना है। कई बार देखने लापरवाही में लोग बैट नहीं रखते और आउट हो जाते हैं, अपनी मतलब अगंभीरता के चलते या आउट हो जाते हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ने से आपका ये है कि ये वाली गलती आप नहीं करेंगे, बेसिक गलतियाँ नहीं करेंगे। और है कि जैसे कोई बिल्डिंग बनानी है तो नीचे का बेस अच्छा होना चाहिए, नीचे का मटेरियल अच्छा होना चाहिए बेस का। तो हाँ, तो नींव तैयार करने के लिए एनसीईआरटी बेस्ट है। लेकिन अभी मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि कई कोचिंग खुल गई है एनसीईआरटी की तैयारी कराने के लिए। यार कक्षा 6 की जो एनसीईआरटी उसके लिए क्या कोचिंग पढ़ाने की जरूरत है? इसका मतलब है कि अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए कोचिंग की जरूरत लेनी पड़ रही है तो फिर आप गलत जगह पे हैं। हवा नहीं बनाना है, एनसीईआरटी समझनी है क्या लिखा है। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन नहीं आएगा, बिटवीन द लाइन्स भी आपको समझनी है चीज़ें। एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा उससे, एनसीईआरटी से, ये उसका फायदा है। लेकिन एकमात्र ऑप्शन है ये मैं नहीं कर सकता। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को प्री निकालने में काफी दिक्कत का अभी देखना कि मतलब सामना करना पड़ रहा है, तो उसके लिए आप क्या इसमें देखिए मेरा तो हिंदी मीडियम ही रहा है, और चूंकि मैं गांव के शुरू से पढ़ा था तो शुरू से ही हिंदी मीडियम था। चेंज करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं, क्योंकि इंग्लिश में मेरी वो फ्लुएंसी नहीं आ पाएगी, मैं सोचता भी हिंदी में हूँ। तो प्री के लिए ये है कि प्री में बैठते भी कम लड़के हैं, हिंदी मीडियम के लड़के भी कम बैठते हैं, तो इस हिसाब से सिलेक्शन भी होते हैं। और जो इतना मैंने ऑब्जर्व किया है अपने दोस्तों से या अपने जो भाई मित्र वगैरह जो तैयारी करते हैं, वो टेस्ट पेपर नहीं लगाते। इससे उनकी जो मसल्स है वो एक्सरसाइज नहीं हो पाती, तैयारी वाली जो मसल्स है वो एक्सरसाइज से मजबूत नहीं हो पाती। तो अगर वो एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बेहतर रिजल्ट आएंगे। साथ ही थोड़ा ब्रॉड एस्पेक्ट में चीज़ों को देखना होगा। जैसे प्री का सिलेबस जो है आप डिसाइड नहीं कर सकते कहाँ से क्वेश्चन आएगा। हो सकता है कि हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन आए, अगले साल 10 ही क्वेश्चन आए। ज्योग्राफी के 27 क्वेश्चन आ जाए, अगले साल 7 ही आए। तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि यही चीज़ें पढ़नी है, ये चीज़ें नहीं पढ़नी है। तो थोड़ा इसमें भी लोग ये कहते हैं कि ट्रेंड फॉलो करते हैं, तो ट्रेंड फॉलो करने का मतलब नहीं, आप अपनी तैयारी पूरी रखिए। ट्रेंड के हिसाब से अगर आप जाएंगे पीछे पीछे तो थोड़ी दिक्कत होगी। साथ ही ये भी कहना है कि जितना यूपीएससी अन्य परीक्षाएं कराती है, जैसे सीडीएस हो गया या अन्य लास्ट ईयर्स के यूपीएससी के पेपर्स हो गए, सीपीएफ वगैरह हो गए, तो इसमें भी आपको उसके क्वेश्चन भी देखने होंगे, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। उससे भी एक मोटा मोटी आपको आइडिया लग जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और कुछ मैगजीन्स, जैसे आप हिंदी मीडियम के हैं तो एकदम से इंग्लिश मीडियम से कसम ना खाइए कि नहीं ये चीज़ तुमको पढ़नी नहीं, आपको पढ़नी पड़ेंगी। कई किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी, फ्रंट लाइन आपको पढ़नी पड़ेगी, तो उससे आपका ज्ञान का और विस्तार ही होगा। इन्वायरमेंटल के जो कुछ क्वेश्चन आते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं हिंदी में, एसवीएक्सी मैगजीन कोई मिलना मुश्किल है आपको, तो उसको भी पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ेंगे तो कम से कम ये करें कि जो कोई कोचिंग वगैरह उसका अगर कोई जिस्ट फॉर्म में निकालता है, कोई शॉर्ट फॉर्म में निकालता है, कोई पतली बुक में निकालता है, वो तो पढ़ ही जाए कम से कम। तो ये आपको करनी पड़ेगी। आपको अपना दायरा जो है वो थोड़ा विस्तृत करना होगा। जैसे होता है ना, ज्ञान आए चाहे जहाँ से आए। तो प्री का तो बहुत हुआ है, ऐसे प्री ऐसे कहा जाता है ना कि पानीपत की तीसरी लड़ाई की तरह है। कौन राज करेगा ये तो डिसाइड नहीं होगा कि किसका सिलेक्शन होगा, लेकिन किसका नहीं होगा ये क्लियर हो जाता है ना। तो मतलब एकदम साफ हो जाता है कि इसके बाद आप साफ हो गए। तो ये भी है, मुझे लगता है कि आपको जैसे कई बार क्वेश्चन भी होते हैं, तो क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के साथ ये दिक्कत है कि हिंदी मीडियम है, क्वेश्चन तो एक बार अंग्रेजी में भी देखना पड़ता है। कुछ क्वेश्चन, सारे नहीं, कुछ क्वेश्चन 5 या 10 क्वेश्चन ऐसे देखना पड़ता है, दोनों तरफ से मिलाना पड़ता है। तो उसका ऑप्शन नहीं है तो मिलाना ही पड़ेगा। आप अपनी स्पीड बढ़ाइए, एक्यूरेसी बढ़ाइए, इसके लिए टेस्ट पेपर दीजिए, और ये देना ही पड़ेगा, इसमें पाना नहीं है। सीसैट के लिए क्या करना चाहिए? जैसे कि हिंदी माध्यम के अभी विद्यार्थी जो है सीसैट में काफी फेल होते हैं। हाँ, ऐसा देखा गया कि सीसैट काफी वो, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, 10वीं तक के उसमें क्वेश्चन आते हैं और बस पास करना होता है, 33% मार्क्स लाने हैं। हाँ, ये हो सकता है कि चूंकि माइनस मार्किंग भी है तो इस वजह से कुछ बच्चे उसमें फेल हो जाते हो। लेकिन मैं अपना बताऊं तो बहुत ज़्यादा वो नहीं, मेरा फार्मूला था कि 10 जो क्वेश्चन पेपर है 10 वो अच्छे से लगा लेने हैं एग्जाम के जस्ट पहले, क्योंकि सिर्फ पास ही होना है। और इसके लिए कॉम्प्रिहेंशन, जैसे कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चन उसी में से आते हैं जो टॉपिक पूछा गया, ये तो क्वेश्चन आपको गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जो मैथमेटिक्स है, अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 5 तो आना ही चाहिए, 10वीं तरह के। इसमें एक क्वेश्चन पक्का होता है कि औसत का है, रीजनिंग का एक आध क्वेश्चन जीएस का है, या कुछ वैसा नहीं पूछता कि आपको ना है। हाँ, लेकिन चूंकि लोग अभ्यास नहीं करते और एक बार की जब क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आता है तब वो लगता है कि अरे क्या ही पूछ लिया,
और चूंकि टाइम कम है और माइनस मार्किंग है तो सब, और चूंकि कॉम्प्रिहेंशन बड़े बड़े होते हैं, हो सकता है कि आप एक पेज पूरा पढ़ें और उसमें से क्वेश्चन एक पूछे। तो आपने पढ़ा तो पूरा पेज ध्यान से, टाइम बहुत लगाया, लेकिन क्वेश्चन एक ही था उसमें, आपने सही भी किया तो कितने मार्क्स मिले आपको? तो इसमें भी कई लोग गड़बड़ जाते हैं। तो इसमें ये रहता है कि थोड़ा पढ़ने की स्पीड अपनी बढ़ा लें, वो एक्सरसाइज करने से आएगी, और चीज़ों को जल्दी खींचें, मतलब माइंड में जल्दी आ जाए चीज़ें, वो समझ में आ जाए, तो फिर जो क्वेश्चन रहेगा 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन मारना है। इसके अलावा अब तो अंग्रेजी भी हट गई है। पहले ये था कि सीसेट में अंग्रेजी के भी कुछ क्वेश्चन रहते थे जिससे हिंदी मैडम को दिक्कत है, अब तो वो भी नहीं रह गया है। तो आप अपने जो आपके मतलब स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट है, जैसे मैथ आपको अच्छी आती हो, रीजनिंग आपको अच्छी आती हो, कॉम्प्रिहेंशन अच्छी, इनसे ही आप निकाल लीजिए उतने क्वेश्चन, पास ही तो होना है। तो मुझे लगता है कि एक्सरसाइज करके और एक प्रॉपर रणनीति बनाकर सीसेट के हौवे को जो है कम किया जा सकता है। और हौवा ही है जी। हाँ, जो आप देखिए जो लड़के फेल भी होते हैं सीसेट में, उसमें 1 या 2 मार्क्स होते हैं, जैसे 66 सही है पासिंग मार्क, मैक्सिमम के 65, 64, 63 इतने ही रहते हैं, कोई 32, 33 नहीं पाता, 30-32 वाले नहीं रहते। तो बस 4 ही क्वेश्चन तो बढ़ाने हैं आपके, वो बढ़ाए जा सकते हैं एक्सरसाइज से। सर आपने एसए की तैयारी कैसे की थी? इसके लिए कुछ बुक्स आपने पढ़ी थी? ऐसे के लिए कुछ ऐसा स्पेशल नहीं था, कुछ जैसे सीनियर्स के जैसे सलाह लेते थे, जैसे निशान जैन सर का उस समय सिलेक्शन हुआ था, उनसे मैं मिला था 1-2 बार, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छी बातें बताई। बाकी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह कोई अगर प्रोग्राम चलाते हैं तो जो पहला दिन होता है, पहली दूसरी क्लासें उनकी ट्रायल बेस्ड होती है, वो भी करिए आप। उसमें देखिए विशेषज्ञ होते हैं, उनका भी काफ़ी दिन का अनुभव होता है, तो एक वो भी देखिए आप। और साथ में यूपीएससी का सिलेबस आप ध्यान से देखिए, क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या चीज़ें क्वेश्चन आ रहे हैं, उस पर अपनी एक ब्रॉड समझ जो है वो आप विकसित कीजिए, उससे कितनी चीज़ें आ सकती हैं। अब एसए का जो टॉपिक है, अभी मैं बताऊं, अभी परसों यूपीएससी 2023 का पेपर हुआ था मेंस का, उसमें देखिए एसए का एक पॉइंट था, मैं अभी बताता हूँ। इसे देखिए, सभी भटकने वाले गुम नहीं होते। अब बताइए, इसमें 1000-1200 वर्ड में आपको लिखना है, सभी भटकने वाले गुम नहीं होते। अब इसकी आप कितनी विस्तृत व्याख्या कर सकते हैं, कितने टाइप से विस्तृत व्याख्या कर सकते हैं। अभी आप चंद्रयान में आपने देखा कि भारत ने एक मील का पत्थर स्थापित किया, चंद्रयान को सफलतापूर्वक लैंड करा दिया। कहीं अभी आपको याद होगा 2-3 साल पहले एक बार और किया गया था, वो असफल रहा था। तो आप इसको देखिए कि कैसे भटकते भटकते रास्ता मिल जाता है, असफलता के बाद सफलता मिल जाती है। इसका बाकी चीज़ों में कितना विस्तार हो सकता है, संस्कृति में क्या विस्तार हो सकता है, इकोनॉमिक्स में क्या विस्तार हो सकता है, आईआर में क्या विस्तार हो सकता है ना। ये चीज़ें आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि, और सिलेबस अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, जैसे पानी है, मान लीजिए पानी से संबंधित कोई निबंध आ गया, आप यूपीएससी का सिलेबस ध्यान दीजिए। पहला क्या है, पहला टॉपिक आता है आर्ट एंड कल्चर, जीएस का। आर्ट एंड कल्चर आप देखिए, 50 की नोट आप देखते होंगे, तो उसमें गुजरात में जो बावली है, वहाँ पे मैं जगह का नाम मिस कर रहा हूँ, तो पहले दिल्ली में भी है बावली जैसी जगह होती है, रानी की बाव है गुजरात में, मुझे याद आ गया। तो रानी की बाव में क्या है, पानी का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ें उसमें, तो ये आपकी संस्कृति का हिस्सा है, पानी का संरक्षण कैसा है। अभी हमारे भोजपुरी क्षेत्र में पुरवैया चलने पे गाने ऐसे रहते हैं, भोजपुरी में भी कई लोकगीत हैं इसमें पुरवैया पे। तो अभी पुरवैया पे देखिए, अभी कल जो GS1 का पेपर हुआ था वो भी है मेरे पास, मैं बताता हूँ। देखिए उसमें क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिम मानसून भोजपुर क्षेत्र में पुरवैया पूर्वी क्यों कहलाता है। इस दिशापरक मौसमी पवन प्रणाली ने क्षेत्र के सांस्कृतिक लोकाचार को कैसे प्रभावित किया है। अब देखिए ज्योग्राफी आ गई इसमें, एक क्षेत्र विशेष आ गया यूपी का या और बिहार वाला हिस्सा जो है भोजपुर क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम मानसून, सांस्कृतिक लोकाचार को कैसे प्रभावित किया गया, मतलब आर्ट एंड कल्चर आ गया, उसके अंतर्गत गाने कैसे कैसे बने, पूर्वा हवा बहती है कौन दिशा में लेके चला रे बटोया, दिशा, ये कितनी चीजें हैं, मतलब एक क्वेश्चन में आप सोच के देखिए कितनी चीजें टच की जा रही हैं। तो आप अपने ज्ञान का अधिक से अधिक विस्तार करेंगे, अधिक से अधिक विस्तार, तब जाके आप निबंध के टॉपिक जैसे 1000-1200 शब्द में ही खत्म करना है। ये भी नहीं कि आपको एक बहुत बड़ी छूट है लिखने की। आप अखबारों के संपादकीय पढ़ें, आप जो माननीय मुख्यमंत्री जी के या प्रधानमंत्री जी के जो भाषण होते हैं उसको भी ध्यान से सुनिए। उसमें जो लोग जो संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं या प्रधानमंत्री जी, ये लोग क्या बोलते हैं, क्या इनका विजन क्या है किसी चीज़ पे, किसी टॉपिक पे। अब हर घर जल योजना है,
हर घर जल योजना मतलब सभी को अगर पानी पहुंच जाए, साफ पानी पहुंच जाए। अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी की एक वीसी थी, तो उसमें उन्होंने कहा भी था कि कल उन्होंने कहा था कि अगर सभी लोग को साफ पानी पीने को मिल जाए तो 50% बीमारी ऐसे खत्म हो जाएंगी। जी तो अगर हर घर जल मिशन है तो उसको आप स्वास्थ्य से भी जोड़िए कि कैसे हर घर में अगर हम साफ पानी पीने का उपलब्ध करा सकें तो कैसे कई बीमारियां खत्म हो जाएंगी। जी तो जो बीमारियों पे बीमारी खत्म होगी, बीमारी खत्म होगी तो जिन लोगों का स्वास्थ्य पे एक बड़ा धन खर्च होता है वो धन उनका बचेगा ना। जी। स्वास्थ्य सेवाओं पे जो भार है वो कम होगा। जी जिस धन जो उनका बढ़ेगा उस धन को कहीं वो इन्वेस्ट करेंगे, उससे इकोनॉमिक को थोड़ा गति मिलेगी। तो एक हर घर जल योजना कहाँ कहाँ प्रभाव डाल रही है? जीवन गरिमा में होगा, आर्टिकल 21। जी जी जीवन गरिमा में कब होगा? जब आपको शुद्ध हवा मिलेगी, शुद्ध पानी मिलेगा, तभी तो जीवन गरिमा में होगा। पानी आप पी नहीं रहे हैं शुद्ध, तो आर्टिकल 21 आप सीधा आ गए, पॉलिटिकल साइंस में आ गए। जी जी तो ये पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सरकार की योजनाएं और ये सब कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, और जिसका ध्येय क्या है? लोक कल्याण कितना अधिक से अधिक हो सके, लोगों को कितना अधिक से अधिक फायदा हो सके, इसलिए सरकार है, इसलिए हम हैं, और इसीलिए सर्विस माने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। जी तो आपके क्वेश्चन आंसर में एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच भी रहनी चाहिए सर, मतलब पॉजिटिवनेस होनी चाहिए। सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार की जो चीजें, लोग आलोचना बहुत करते हैं, जो लोग बाहर रहते हैं आलोचना बहुत करते हैं, लेकिन विजन समझें। जो लोग ये विजन जो लोग डेवलप करते हैं, जो लोग ये प्लान बनाते हैं, सोचिए कितनी बड़ी चीज है। आपको मैंने एक उदाहरण देकर बताया, और भी कोई स्कीम ऐसे बता सकता हूँ, उससे कितनी छोटी छोटी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो निबंध है जो इससे है, उसके लिए आपको अपने ज्ञान को बहुत बढ़ाना होगा। रास्ता चलते आप देखेंगे चीजें, जैसे पानी वाले बताया अपने रानी की वाव जैसे गुजरात में, जी आप उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री पे आ जाइए, पानी के लिए कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं देशों के बीच में, हुई है ना। ज्योग्राफी में आइए, पानी वाटर का मतलब संचयन है। एनर्जी में आएंगे आप तो उसमें रहेगा कि विंड एनर्जी के बाद जैसे वाटर एनर्जी भी होती है, पानी के द्वारा पन बिजली परियोजनाएं, बड़े बड़े बांध, इनमें आप आइए। पानी आपके यहाँ ही कावेरी, हमारे यहाँ जैसे कर्नाटक में कावेरी जल विवाद है, या इंडिया पाकिस्तान अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे तो उसमें सिंधु जल का विवाद है। अब ये फर्स्ट पेपर का बता रहा हूँ खाली, तो वैसे ही सेकेंड पेपर में आएंगे तो शुद्ध पानी की उपलब्धता आपका जीवन गरिमा में होने की जरूरी है ना। सोशल जस्टिस कैसे होगा? सपोज करिए कि कोई बच्ची अगर है यूपी के मैदानी इलाकों में, कोई बच्ची है कश्मीर में, कोई बच्ची है राजस्थान में, एक बच्ची जो है 13-14 साल की है, वो पानी भरने के लिए 4 किलोमीटर दूर जाती है और पानी भर के आती है, तो जाना और आना उसका कितना टाइम वेस्ट हुआ? हो सकता है स्कूल भी ना जाए। मैदान की लड़की जो है मैदानी क्षेत्र की, उसको झट से मिल जाता है पास के कुएं से। तो वो लड़की है, उसके लिए अवसरों की क्षमता, अवसरों की जो हम बोलते हैं ना, अवसर जो है सबको समान रहे। तो जो पहाड़ में जो लड़की है या राजस्थान के किसी पानी के कम वाले इलाके से कोई लड़की है, तो उसका अवसरों की क्षमता प्रभावित हुई कि नहीं? तो वो रेस में जो हम बार बार चर्चा करते हैं, संवैधानिक अधिकार भी है, सबको अवसर की क्षमता रहे, लेकिन उसका डिस्टर्ब हो रहा है कि नहीं? तो सोचिए जो ऐसी योजनाएं हैं, हर घर जल योजना, इससे हमने सोशल जस्टिस को एक सीमा तक कवर किया कि नहीं? किया ना। तो वैसे ही IR का आपको बता ही दिया मैंने। थर्ड पेपर में आप आएंगे, वहाँ एग्रीकल्चर से शुरू होगा। एग्रीकल्चर में सिंचाई योजनाएं, नलकूप से कैसे होगा, कुएं से कैसे सिंचाई होगी, पानी का कितना महत्व है। IR देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी, आप ये आ जाइए एथिक्स में आ जाइए, तो सबको हमारे देश में तो है भी कि पानी पिलाना बहुत बड़ा धर्म है। पहले के राजा और महाराजा काफ़ी कुएं खुदवाते थे पानी पीने के लिए, पुण्य माना गया है हमारे लिए, तो हमारे कल्चर में है पानी। मैंने पानी एक एग्जांपल देख बताया कि कैसे GS के हर पेपर में आप पानी के साथ कर सकते हैं। सेम चीज़ें, आप कोई भी चीज़ हो, टॉपिक हो, आप UPSC के सिलेबस के हिसाब से देखिए, उसको ऐसे छान के देखिए कि वो चीज़ कैसे गिर रही है इसमें से, अपने आप को व्यू आ जाएगा कि निबंध के लिए क्या पढ़ना है। और हर चीज़ में रहना चाहिए कि देश कैसे आगे बढ़े, देश की समस्याएं कैसे खत्म हो, दुनिया को हम कैसे और ज्यादा सुंदर बना सकें। इसीलिए तो हैं हम। कैसे मतलब बुरी शक्तियां कमजोर हो, अच्छी शक्तियां आगे आए, वो आपके दिखना चाहिए, लेखन शैली में दिखना चाहिए, पॉजिटिवनेस दिखनी चाहिए। तो ये समस्या है, वो समस्या है, तो सब बता देंगे। आप समाधान के लिए हैं, है ना। तो आपको एक ये अप्रोच डेवलप करनी चाहिए, कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है। समाधान कैसे है वो आपको अपने GS के आंसर में, आपको निबंध में और इन चीजों में वो दिखानी पड़ेंगे। सर, अभी आपने लेखन शैली की बात की, तो स्टूडेंट्स को आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए?
आंसर राइटिंग आपको डे 1 से स्टार्ट कर लीजिए। कई लोग मैं देखता हूँ कि आलस करते हैं, जबकि आलस करने जैसा कुछ है नहीं। आप कोई हैबिट बना लीजिए, जैसे सुबह-सुबह मान लीजिए आप नाश्ता करते हैं। जी। आप ये प्रण कर लीजिए कि जब तक मैं 1 क्वेश्चन मेंस का नहीं लिखूँगा या 2 क्वेश्चन नहीं लिखूँगा, तब तक मैं नाश्ता नहीं करूँगा। पर डे या प्री के 20 क्वेश्चन नहीं लगा लूँगा, तब तक मैं नाश्ता नहीं करूँगा। निबंध ये मान लीजिए, जैसे अखबार आप खोलते हैं, संपादकीय रहता है। जी, जी। जैसे G20 के सफल आयोजन से भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी, ठीक है? तो किसी का लेख है, आपने लेख का बस हेडिंग ले लिया और लिखना शुरू कर दिया 1200 शब्द में कि प्रतिष्ठा भारत की कैसे बढ़ी। तो अगर आपने लिखा और वो किसी विशेषज्ञ ने लिखा है अखबार में, जो हो सकता है कि रक्षा मामलों का विशेषज्ञ हो सकता है कि इकोनॉमिक मामलों का विशेषज्ञ हो, तो अपने वाले से उसका मिला लीजिए, तो आपको लग जाएगा अरे यार ये तो टॉपिक मैंने छोड़ ही दिया। बीएड में हम पढ़ते थे, थॉर्नडाइक का एक रूल था, ट्राई एंड एरर मेथड, मतलब गलतियां करो और सीखते जाओ। आप भी देखते होंगे कई क्वेश्चन जैसे एक बार आप गलत कर देते हैं जी। और आप घर जाकर देते हैं कि अरे यार ये तो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। हाँ। वो क्वेश्चन आप जीवन भर गलत नहीं करते, होता है ना, पूरे जीवन जब तक आप जीते हैं वो गलत नहीं करते क्वेश्चन, हाँ। जो आप एक बार आप गलत कर दिए आके घर मिला लिए। तो सेम चीज हेडिंग देखिए उसकी अखबार के संपादकीय में, उस हेडिंग के को देख के छोड़ दीजिए अखबार को, अपने से लिखिए, वर्ड लिमिट में, टाइम लिमिट में लिखिए, उसके बाद उसको मिला लीजिए। अपना स्वयं का मूल्यांकन आप सबसे अच्छा कर सकते हैं। वही चीज जीएस का आंसर राइटिंग में भी है। क्वेश्चन देखिए किसी मॉडल आंसर से, उसको मिलाइए, अपने से लिखिए पहले, उसको मॉडल आंसर से मिलाइए, लगेगा अरे यार ये तो मैंने टॉपिक ही छोड़ दिया, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, इसका सामाजिक प्रभाव तो मैंने सोचा ही नहीं। तो फिर आप अगला क्वेश्चन लिखेंगे तो वो गलती नहीं करेंगे कि अरे यार इस क्वेश्चन में मैंने सामाजिक प्रभाव तो सोचा ही नहीं, इस क्वेश्चन के इकोनॉमिक प्रभाव तो मैंने सोचा ही नहीं। वो आप गलतियां नहीं करेंगे। वो है कि गलतियां करिए, सीखिए और अगला क्वेश्चन उससे बेहतर लिखिए। आप खुद 1 तारीख को लिखिए, जो क्वेश्चन का आंसर लिखते शुरू करिए 1 तारीख से। आप खुद देखेंगे कि 30 तारीख आते आते आपके अंदर काफी सुधार हो जाएगा, आंसर लिखने में ठीक ठाक सुधार हो जाएगा। और अपना रूटीन करिए। तो अभ्यास है। दूसरा एक वही है, नॉलेज का होना चाहिए, नॉलेज ठीक ठाक नॉलेज होनी चाहिए। कुछ लोग स्पीड का भी कहते हैं कि जैसे यूपीएससी का जो आंसर राइटिंग 1 मिनट में आपको 26-27 शब्द लिखने होंगे, वो लिखने ही होंगे। 26-27 शब्द अगर आप नहीं लिख पाएंगे, मतलब प्रोसेसिंग यहाँ से जो हो रही है और यहाँ हाथ से नहीं उतर रही है, तो फिर वो भी दिक्कत है। सोच रहे हैं 50 शब्द लिख पा रहे हैं 20 शब्द, तो वैसे ही सारे आप क्वेश्चन नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये सभी संयोग, मतलब एक साथ सबका संयोग बने। आपकी राइटिंग फास्ट हो, उसमें गलतियां ना हो, आप एकदम काम की चीजें लिखें। ऐसे जैसे कोई क्वेश्चन पूछे कि 1857 की क्या क्रांति के क्या कारण थे, उसका सीधा सीधा कारण लिखना है। सैन्य कारण ये थे, राजनीतिक कारण ये थे, आर्थिक कारण ये थे। अब आप लिखना शुरू करेंगे कि इसके निम्नलिखित कारण थे, ये लिखने का क्या मतलब है? आप वैसे नीचे लिख रहे हैं। वो तब होता था जब क्वेश्चन पेपर मिलता था। अब तो क्वेश्चन लिखा रहता है, उसके नीचे आंसर लिखना रहता है। तो लोग वही पुराना ट्रेंड ही फॉलो कर रहे हैं कि 1857 की क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। आपने ऐसे ही अपने 10 शब्द गंवा दिए, 1 लाइन गंवा दी, उसको लिखने में जो आपका समय लगा आपने वो गंवा दिया। मान लीजिए 30 सेकंड ही लगा, तो 30 सेकंड आपने कम किए ना। ऐसे हर क्वेश्चन में 30 सेकंड कम करते गए, तो आपका जो 3 घंटे का पेपर था आपको 2 घंटे 40 मिनट का पड़ा, 20 मिनट आपने नुकसान कर दिया। ऐसे निम्नलिखित कारण थे। भारत शुरू से ही एक ऐसा देश रहा है जिसने विदेशी आक्रांताओं का विरोध किया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचारों से देश की जनता तड़प रही थी। ये सब क्या लिखने की जरूरत है? आप क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, क्या कारण थे। सीधा सैन्य कारण 1 2 3 4 5, आर्थिक कारण 1 2 3 4 5, सामाजिक कारण 1 2 3 4 5, ऐसे पॉइंट वाइज बना के लास्ट में अपना कंक्लूजन कर दीजिए। क्योंकि शब्द सीमा 150 शब्द है। ऐसा हो सकता है कि आप फालतू की चीजें लिखें, तब तक शब्द सीमा ही खत्म हो जाए, फिर ना जगह बचे कॉपी में और ना तो आपके अंदर वो एनर्जी बचे, ना समय बचे कि आप लिख सकें, और जल्दी थक भी जाएंगे, लिखेगा कुछ नहीं। इन चीजों में बचना है। वो तब आएगी जब लगातार प्रैक्टिस करेंगे, लगातार काम की चीजें लिखेंगे। जी सर, तैयारी के दौरान नोट्स बनाना कितना इम्पोर्टेंट है? आपने खुद से नोट्स बनाए? डिपेंड करता है। जैसे मैं तो हिंदी ऑप्शनल का मैंने नोट्स बनाया था। अदरवाइज बाकी चीजों के लिए तो जो क्वेश्चन होता है उसमें, जैसे कोई कॉपी होती है ऊपर इतना छोड़ा रहता है ना, दाहिने बाएं इतना तो छोड़ा, मैं उसी में लिख लेता था। तो कई बार वो भी पढ़ लेंगे तो पूरा पेज पढ़ लिया, लेकिन वो तभी आएगा जब पढ़ लेंगे किताब, 2-3 बार पढ़ लेंगे अच्छे से। जैसे स्पेक्ट्रम इतनी मोटी किताब है, आपने एक बार पढ़ लेंगे तभी आप नोट्स बना पाएंगे। काम की चीजें कई लोग उसमें कलर कर देते हैं, सबका अपना अपना तरीका था। मैं तो स्कूल में टीचर था तो मेरे पास टाइम कम बचता था, तो नोट्स में वैसे नहीं बनाया। ये कोई और बनाया तो उसी का ले लो, अपना अलग से बनाने की क्या जरूरत है? जो दूसरी मेहनत किया कोई दूसरे तरीके से, उसका ले लो, उससे पढ़ लो। आजकल जो मार्केट में नोट्स मिल रहे हैं तो उनके बारे में क्या? नहीं, गुणवत्तापूर्ण नोट्स आपको छांटने होंगे। यूट्यूब पे भी देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि जैसे 10 में से 9 वीडियो किसी काम के नहीं है, और वो खोजना आपका काम है। वो खोज भी तभी पाएंगे जब एक बार अपनी स्टडी अच्छी कर लेंगे, तभी तो आपके अंदर योग्यता विकसित होगी। अब संगीत में हो सकता है कोई गाना बज रहा हो, आपको आनंदित नहीं दे रहा है, हमको खूब आराम दे रहा है,
और एक जो थर्ड पर्सन है उसको हमसे भी ज़्यादा आनंद दे रहा है। जी। तो हम तीनों की जो समझ है उस संगीत के प्रति, हो सकता है कि उसको ज़्यादा हो तो ज़्यादा आनंद दे रहा है, आप उसको चलता हुआ मान रहे हैं तो आपको कम आनंद देगा। तो ऑप्शनल क्या था? ऑप्शन मेरा हिंदी लिटरेचर था। हिंदी से मैंने एमए किया है, हिंदी साहित्य से, जी। और मैं हिंदी से पीजीटी भी था। एक तो बैकग्राउंड की समस्या नहीं थी, दूसरी ये थी कि हिंदी साहित्य में जो पाठ्य सामग्री है आसानी से मिल जाती है, टीचर्स भी आसानी से मिल जाते हैं और गाइडेंस भी आसानी से मिल जाता है। आप क्वेश्चन लिख के दिखा सकते हैं खट से कि फलाना टीचर ने क्या मिल लीजिए, दिखा दीजिए। कुमार अजय सर से मैंने पढ़ा था, तो सर का काफ़ी वो था कि जब मर्जी चाहो सर से क्वेश्चन अपने, मतलब 2 क्वेश्चन लिख के चाहो कि मैं दिखा दूँ, तो इतना सर का सहयोग रहता था कि जाके उनको दिखा देते थे, और उससे काफ़ी मुझे मदद मिली। और हिंदी में मार्क्स भी अच्छे आते हैं, और हिंदी मीडियम के लिए तो मतलब मेरे हिसाब से तो मतलब बेस्ट ऑप्शन है। एक न्यू स्टूडेंट को अगर अपना ऑप्शनल चूज करना तो उसे क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि उसे उसका अपना इंटरेस्ट होना चाहिए सब्जेक्ट में। अब ये देखा है कि हिस्ट्री में बड़े अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, हिस्ट्री में बड़े अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, फलाने के आए हैं, फलाने के आए हैं। भाई हो सकता है फलाने का बैकग्राउंड दूसरा रहा हो, फलाने ने हो सकता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ी हो, हिस्ट्री की पढ़ाई, उसको ऐसे टीचर्स मिले हों। जो उसके साथ के लोग हों उसमें भी हिस्ट्री ऑप्शन वाले 4-5 लोग हों, जिसमें सभी का एक साथ काम हो गया हो। आप देखिए, आप अपने साथ क्या लाए हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपकी रुचि किस तरफ है, आपको किसमें सहूलियत होती है। तो अगर आप दूसरे को देखा-देखी करेंगे तो फिर धोखा खाने की संभावना है। जी। आपको खुद से अपना मूल्यांकन करना चाहिए। इसके लिए ये भी करें कि जैसे पिछले 10 साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं, जी। वो उठाइए, देखिए ऑप्शनल के, मैं उसमें कितना कंफर्टेबल हूँ लिखने में, लिख के देख लीजिए, किसी टीचर को दिखा लीजिए। जितनी कक्षाएँ, कई बार कोचिंग संस्थाएँ शुरू करती हैं ऑप्शनल की कक्षाएँ, तो वहाँ 2-2 3-3 दिन जाइए, ट्रायल कीजिए, हर ऑप्शनल देखिए, बढ़िया से देख के दीजिए। जी। बार-बार ऑप्शनल चेंज करना भी खतरनाक है। एक बार इस ऑप्शनल से दिया, एक बार उस ऑप्शनल से दिया, कुछ नहीं। आप एक ऑप्शनल चुनिए, सोच समझ के चुनिए, उसकी पाठ्य सामग्री देख लीजिए है कि नहीं, उसमें आपको गाइडेंस आसानी से मिल जा रहा है कि नहीं, आपका अपना इंटरेस्ट है कि नहीं, आपको उस ऑप्शन में मज़ा आ रहा है कि नहीं, उसके क्वेश्चन के आंसर लिखने में आपकी फ्लुएंसी अच्छी है कि नहीं, आपको उस बेसिक कॉन्सेप्ट उस सब्जेक्ट के हैं कि नहीं, वो सब देख के तब आप चुनाव कीजिए कि हाँ, ये ऑप्शन मुझे लेना है। अब ये कि ये ऑप्शनल जीएस में सपोर्ट करता है, मैं इसे नहीं मानता। जैसे हिंदी या साहित्य था मेरा, उसका जीएस में क्या ही सपोर्ट है, लेकिन अगर मार्क्स अच्छे दे रहा है तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय अब ले लिया आपने कोई और सब्जेक्ट, ये सोच के कि जीएस में सपोर्ट करेगा। तो ये सब कोचिंग इंस्टीट्यूट की स्ट्रेटजी होती है, मतलब जैसे कोई हिस्ट्री पढ़ाएगा टीचर, तो ये कहे कि हाँ, हिस्ट्री से आपका 40% कवर हो जाएगा। जो पोल साइंस टीचर पढ़ाएगा वो कहेगा कि पोल साइंस से आपका 50% सिलेबस कवर हो जाएगा। जो फिलोसफी पढ़ाएगा वो टीचर कहेगा कि फिलोसफी से आपका 50% सिलेबस जीएस का पूरा हो जाएगा, या 40% सिलेबस पूरा हो जाएगा। तो ये बकवास बातें हैं। ऑप्शनल है, जीएस है, ठीक है ना। तो उसके चक्कर में मत पड़िए, कोचिंग इंस्टीट्यूट के चक्कर मत पड़िए। आप एक प्रोडक्ट ना बनिए कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए, जिनको मैंने अपना सामान बेच दिया। आपको अपनी क्षमता का आकलन करिए, आप अपने इंटरेस्ट का आकलन कीजिए, आप अपनी गुणवत्तापूर्ण पाठ्य सामग्री की उपलब्धता का आकलन कीजिए, आप कितना समय दे पाएंगे इसका आकलन कीजिए। उसके बाद आप ऑप्शनल चूज करिए और उसमें मतलब बढ़िया करिए, ये कहूँगा। सर, करंट अफेयर के लिए हिंदी माध्यम के पास द हिंदू जैसा कोई न्यूज़पेपर नहीं है, तो करंट अफेयर के लिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ज़्यादातर देखा गया मैगजीन्स या यूट्यूब वगैरह पे जाते हैं, तो उसके लिए आपने क्या किया था करंट अफेयर? देखिए, मैं तो दृष्टि कोचिंग का उस समय वो आता था, मतलब मैं जब मुखर्जी नगर में था, तो मतलब पर डे बच्चों को एक पेज का दिया जाता था। दरअसल वो दोनों पेज पे रहता था, कोई ना कोई एक अच्छा लेख या उसका वो हिंदी में अनुवाद आता था। मुझे लगता है अगर आप ये भी करेक्ट करके पढ़ते जाएं तो बहुत अच्छा है। दृष्टिकोण मंथन एक पाक्षिक मैगजीन आती थी, अखबार, दृष्टिकोण मंथन। उसमें सभी हिंदी अखबारों के, चाहे जनसत्ता हो, लोक सत्ता हो, जागरण हो, अमर उजाला हो, हिंदुस्तान हो, इन सभी जो हिंदी अखबारों के चुनिंदा कटिंग्स मतलब वो लगा देता था। उसमें नहीं तो अपना कोई भी नहीं देगा, वो कटिंग लगा देगा, आपको 15 दिन का इकट्ठा मिल जाएगा एक साथ। दृष्टिकोण मंथन मैंने लगातार पढ़ा है। दृष्टिकोण मंथन, हाँ, तो उसमें ठीक ठाक जानकारी मिल जाती थी। और शायद ही अच्छा उसमें ये भी देता है, जैसे कोई खबर उसने अखबार की खबर कोई लगा दी, तो ये देता है कि GS 3 का है या GS 4 का है या GS 2 का है, ऐसे लिख के आता था। तो आप उसको कटिंग लगाते जाइए, पढ़ते जाइए। एक बार होगा कि इतना कटिंग होगा आपके पास, फिर छाट लीजिए, फिर इतना कटिंग हो जाएगा। आपके पास एक मतलब क्या बोलते हैं, एक क्रक्स आ जाएगा चीज़ों का। लेकिन वो ये कि लगातार नियमित रूप से पढ़ना है। हिंदू नहीं पढ़ो तो कोई बात नहीं, मैंने भी नहीं पढ़ी हिंदू, हाँ, लेकिन उसका जो लेख है हमको दृष्टि से मिल जा रहा है एक पेज का। तो उसके लिए मैं अब 2 घंटे हिंदू पढ़ रहे हैं सुबह उठ के, आपने 2 घंटे बर्बाद कर दिया अपने।
आपको जब उसका जिस्ट मिल ही जा रहा है एक जगह, तो 2 घंटे 3 घंटे पेपर पढ़ने की जरूरत मैं नहीं समझता। और आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया कि G20 क्या है ना, संघाई SCO क्या है, आपको ये समझ में आ गया कि अंकटाड क्या है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई, दुनिया की शक्तियाँ, थर्ड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, ये सब चीज़ें आपने समझ ली, तो फिर वही चीज़ रिपीट करने का क्या मतलब है ना। अखबार पढ़ेंगे तो 4 फालतू चीज़ें पढ़ेंगे कि फलाने जी ने ये कहा, फलाने जी ने वो कहा, फलाने फिल्म आई है, फलाने क्रिकेट में इतना स्कोर बना दिए, तो आप वही पढ़ने लगेंगे जिसका आपका तैयारी से मतलब ही नहीं है। वो तो आपका टाइम किल करना हो गया ना। आप अखबार खोलेंगे, हिंदू कोचिंग इंस्टीट्यूट के विज्ञापन ही होते हैं एक पूरे पेज में, आप एक पेज विज्ञापन पढ़ने में चला गया आपका, उसमें होगा कि ट्रायल क्लास कर लें, ट्रायल क्लास कर लें, तो आप जाएंगे ट्रायल क्लास करने, 2 दिन उसमें बर्बाद करेंगे। तो मैं मानता हूँ कि हिंदू से आपको क्या चाहिए, करंट अफेयर्स, कुछ अच्छी जानकारी, कुछ अच्छे नोट्स, तो आपको वैसे ही कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिल जा रहे हैं जी। बाकी अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो पढ़िए, मैं तो कहता हूँ इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आराम से पढ़िए, रीडिंग पढ़िए, अपना भी विकसित होगा ना उससे। जी। हाँ, एक टॉपिक आप पढ़ेंगे तो आपका भी तो उस बारे में विचार हो सकता है, जो हो सकता है कि लिखने वाले से भी वो विचार अच्छा हो। जैसे मैं जब नया नया गया था तैयारी करने, तो कई बार कुछ चीज़ें जानता था कि नहीं ये चीज़ें, मतलब ये चीज़ ज़्यादा सही है, लेकिन ये था कि यार ये लोग सीनियर हैं, ये लोग 2 मेंस दे चुके हैं, फलाने जी 3 मेंस दे चुके हैं, तो हो सकता है कि ये जो बोल रहे हैं वही सही हो, हमारा वाला गलत हो, तो खुद के प्रति भी संशय आता है। लेकिन जब आप एक ठीक ठाक लेवल तक पढ़ लेते हैं, एक ठीक ठाक आपके ज्ञान का विस्तार हो जाता है, तो आप अपना व्यू भी डेवलप कर लेते हैं। तो एकदम जिद नहीं पानी है, हिंदू पढ़ लें तो अच्छा, नहीं पढ़ पाए तो ये जिद नहीं करना, नहीं, भले 3 घंटा लगे, 1 दिन का हिंदू पूरा पढ़ेंगे, तो फिर मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। आपको मिल सकता है, मार्केट में आराम से चीज़ें मिल जाती हैं। आप बस सिलेबस देखिए, अपने घर पे चिपकाइए सिलेबस, मैं तो सिलेबस से चिपका लेता था, फोटो शीट करा के, जो टॉपिक खत्म हो जाता काटता जाता था, फिर वो सिलेबस हटा देता था, फिर वो सिलेबस चिपकाता था अगला, फिर काटता जाता था, जो कंप्लीट होता जाता था। तो ये है कि एक आपकी रनिंग बनी रहती थी, है ना। और चूंकि मैं स्कूल में टीचर भी था तो टाइम कम रहता था मेरे पास, तो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा इसमें ये करना रहता था। अगर मैं 4 घंटे हिंदू पढ़ता था तो हो चुका रहता। तो हिंदू की चीज़ें आपको मिल जाएंगी मैगजीन्स में, किताबों में, दृष्टिकोण मंथन जैसे अभी मुझे याद आया, मैंने एग्जाम्पल बताया, और कई कोचिंग में भी अच्छे अच्छे नोट्स मिलते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए एक ही नोट्स सभी को उपलब्ध है, तभी किसी का सिलेक्शन हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है ना। उस नोट्स को अपने लिए आप कितना ज़्यादा प्रभावी बना लेते हैं, है ना, वो महत्वपूर्ण है। सर इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए, किन बातों का इंटरव्यू इसमें का ध्यान रखना ये है चाहिए? कि इसमें तो खैर अगर आपने मेंस बहुत अच्छा कर दिया है तो इंटरव्यू का बहुत मतलब 275 नंबर का, ये मेंस ज़्यादा नंबर का है। तो इंटरव्यू के लिए ये है कि थोड़ा सा आप अपना बोलने चालने का जो शैली है विकसित कीजिए, मिरर प्रैक्टिस करिए शीशे के सामने। कई बार हम बोल रहे हैं, हम ही को अच्छा नहीं लग रहा है, तो सामने वालों को कैसे अच्छा लगेगा, है ना। और ये भी कि बहुत ज़्यादा लोग पढ़ाई करते हैं, तो उसमें ये रहता है कि देखिए ज्ञान का हो चुका है, आपका जो टेस्ट है ज्ञान का हो चुका है, पर्सनालिटी का टेस्ट होना है कि दबाव से आप कैसे निपटते हैं, है ना। तो इसके लिए आप थोड़ा सा तैयार होकर जाइए, ब्लफ ना करिए, मतलब कोई आंसर आपको नहीं आ रहा है तो वहाँ सॉरी बोलिए। अगर आप गलत बोलेंगे तो फिर आप फंस जाएंगे, मतलब आप बुरा करेंगे, क्योंकि सामने जो आपको बैठे हैं वो देश के सबसे जानकार, सबसे मतलब योग्य लोगों में से एक हैं, जो आपके सामने बैठा है व्यक्ति, उसको आप घुमा नहीं सकते, तो वो वाला प्रयास मत करिए। और कपड़े थोड़े ऐसे पहनिए गरिमा में ढंग से हों, साथ ही में आपका कॉन्फिडेंस देखना चाहिए। आप एक मेंस परीक्षा मतलब प्रेस्टिजियस एग्जाम का आप मेंस पास करके आए हैं, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट भी दिखना चाहिए। साथ में आपको अपनी कन्विंसिंग पावर हो, मतलब जो चीज़ आप समझाना चाह रहे हो वो समझा सकें, जो क्वेश्चन पूछे उसका जवाब दे सकें। और 20-25 मिनट का इंटरव्यू होता है, तो उसके लिए प्रैक्टिस कर लीजिए। कई बार कई कोचिंग इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट भी आयोजित कराते हैं, जिसमें विशेषज्ञ लोग रहते हैं, पहले के सिलेक्टेड लोग रहते हैं, उनसे मार्गदर्शन ले लीजिए। और इंटरव्यू के दिन जो है खुश मिजाज एकदम कॉन्फिडेंट होकर जाइए। बस ये मानिए कि मतलब जैसे हम घर के 4 बड़े लोगों से मिलने जा रहे हैं, ऐसे मानिए। अब ये सोचेंगे कि अरे ये तो फला तो ये व्यक्ति है, फला तो ये व्यक्ति है, तो आप ऐसे ही डाउन हो जाएंगे। अब आप ये सोचेंगे कि यार सामने वाला तो शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहा है, तो अब हम क्या ही बना पाएंगे रन, तब तो बना चुके। लेकिन उसे एज एक बॉलर देखेंगे तो आप बेहतर सामना कर पाएंगे उसका। यार ठीक है, आपका भी तो कुछ अच्छा होगा, जैसे मिड ऑफ में अच्छे शॉट मार सकता हूँ, मिड ऑन में अच्छे शॉट मार सकता हूँ, भले शोएब अख्तर फेंक रहे हो, चाहे शाहीन अफरीदी फेंक रहे हो, लेकिन हमारे पास भी तो कुछ हुनर है, तभी तो वहाँ पे खड़ा हूँ। तो आपको अपने शॉट पे भरोसा होना चाहिए, और ये कि एज एक बॉलर की तरह देखें। तो ऐसे ही जो इंटरव्यू ले रहे हैं उनको आप वैसे डील करें, बहुत हवा नहीं खड़ा करना किसी चीज़ का।
सर आजकल प्लान बी की बहुत बात चल रही है कि प्रिपरेशन के साथ साथ कुछ प्लान बी भी रखना चाहिए, ये कितना सही ये आजकल नहीं है, ये हमेशा से था। अभी तो सरकार की कुछ अच्छी योजनाएं भी हैं कि कम से कम जो लोग ऐसी प्रेस्टिजियस परीक्षाओं में जो इंटरव्यू तक पहुंचे हैं उनको अलग अलग जगहों पे नियुक्ति में प्राथमिकता मिले, या कुछ जो पीएसयू हैं उसमें उनको नियुक्ति मिले, तो अच्छी पहल है ये। लेकिन प्लान बी का मतलब ये कि अगर आपके पास एक जॉब है, मिडिल क्लास फैमिली के अगर आप हैं, तो थोड़ा सा आप प्लस में रहेंगे। कोई ये चिंता नहीं रहेगी कि जैसे मैं ही था, मेरा टीचर में था तो मैं जो बहुत चिंता नहीं थी, तो एक वो वाला स्ट्रेस भी झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और देखिए, प्लान बी होने से सेफ भी रहता है, और आप चाहें तो अब तो गवर्नमेंट सर्विस में बहुत से आप लीव भी ले सकते हैं, लीव विदाउट पे। सर जो न्यू स्टूडेंट अभी तैयारी करना स्टार्ट करने वाले हैं या जो कर रहे हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, सजेशन बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये है कि तैयारी करें, मतलब दुनिया की बेहतर समझ हो पाए उनके मन मस्तिष्क में, उनके विचारों में, उनके बाकी क्रियाकलापों में दुनिया की एक बेहतर समझ बने। चीज़ें कैसे काम करती हैं, सिस्टम कैसे काम करता है, जो न्यूज आती हैं उसका एक, जैसे एक नॉर्मल आदमी जिस न्यूज को देखता है उससे उनका थोड़ा सा हट के देखना है, उनको हट के देखना है। मतलब उसका बैकग्राउंड क्या है, कोई गलती हुई, कोई बात हुई, उसका बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा अपनी समझ का विस्तार करना। और ये एक दिन में नहीं आएगा, ये स्टेप बाय स्टेप आएगा ये। और दिमाग से ये निकालते हैं कि दिल्ली तैयारी करने जाने से, इलाहाबाद तैयारी करने जाने से, या किसी टीचर विशेष की संगति में आने से, उसके शरण में आने से सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये एकदम पूरी कल्पना है। जैसे 10 लोग जाते हैं किसी एक ही टीचर की शरण में, तो उस 10 में भी उन्हीं 2 का सिलेक्शन होगा जिनकी पहले से बेहतर तैयारी है, जिनकी लेखन शैली अच्छी है, लिखने की स्पीड अच्छी है, चीज़ों को जल्दी कैच कर लेते हैं, है ना। मन मस्तिष्क में नए नए विचार एकदम आते रहते हैं, रूढ़िवादी नहीं है, बहुत ज़्यादा अपनी सोच से रूढ़िवादी नहीं की ये चीज़ तो यही होती है, नहीं, थोड़ा सा एक दूसरा भी रहेगा, नहीं ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, एक इनकी ही बात सुननी चाहिए। तो काफ़ी उदार टाइप का मतलब रहे कि एक ही चीज़ पे एक मनोवैज्ञानिक क्या कर रहा है, एक पॉलिटिशियन व्यक्ति क्या कर रहा है उस चीज़ पे, एक डॉक्टर व्यक्ति क्या कर रहा है, एक बेरोजगार व्यक्ति का क्या मत है। चाय की दुकान पे गए तो चाय की दुकान पे जैसे एक नॉर्मल आदमी गया और चाय पी के चला आया, वो जब चाय पीने जाए तो उसके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा चाय कहाँ आती है, चाय असम से आती है या जहाँ से। तो अभी उनको याद आएगा माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण, जिन्होंने टी, टिम्बर, टूरिज्म, ऐसे 5T दिए थे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए। तो ये टी, टिम्बर, टूरिज्म, ये सब दिमाग में आना चाहिए अच्छा ऐसे। फिर देखा गया इतने लड़के हैं यहाँ पे चाय की दुकान पे खड़े हैं, आना चाहिए कि भाई बेरोजगारी है या क्या कारण है कि इतने लड़के खड़े हैं, उसका कारण क्या है। देखें कि कुल्हड़ लोग ऐसे ही फेंक दे रहे हैं, या प्लास्टिक प्रतिबंधित है तो कैसे चल रहे हैं यहाँ पे, कुल्हड़ लोग कैसे फेंक दे रहे हैं, नगर पालिका से दुकान रजिस्टर्ड है कि नहीं। ये जो व्यक्ति चाय बना रहा है मुखर्जी नगर में, वो व्यक्ति यहीं का है कि यूपी का है या बिहार का है या उड़ीसा का है, कहीं से आके हैं। तो इससे वो माइग्रेशन समझे कि लोग बेहतर रोजगार की तलाश में कैसे, मतलब गरीबी या बेहतर रोजगार की तलाश में वहाँ से आके दिल्ली में एक खुमचा लगाया हुआ है जिसमें वो चाय बेच रहा है। तो उससे संबंधित वहाँ पे बातें क्या हो रही हैं, लोग बात क्या कर रहे हैं वहाँ पे, सरकार की, समाज की, सरकार की किसी योजना के बारे में, समाज में किसी अच्छी बात के बारे में या बुरी बात के बारे में क्या चर्चाएं कर रहे हैं, वहाँ चर्चा का टॉपिक क्या है। जो चाय की दुकान लगाता है उसकी सोशल सिक्योरिटी क्या है, आज अगर उसको कुछ हो गया तो उसके घर वालों को क्या है सिक्योरिटी, उसके बच्चे कहाँ पढ़ने जाते होंगे, कहाँ जाते होंगे, ये सोचेगा वो। इसकी इनकम इतनी, कहाँ बच्चे पढ़ने हैं, अवसर की क्षमता उसके लिए है कि नहीं, वो कहाँ रहता है, जहाँ रहता है मानक के अनुसार है कि नहीं, पीने का शुद्ध पानी है कि नहीं। अब पीने का शुद्ध पानी से उसको सरकार की हर घर जल योजना दिमाग में खोदनी चाहिए। तो वो गया है चाय की दुकान पे चाय पीने, लेकिन एक ही साथ वो पूर्वोत्तर भारत में टी टिम्बर वाला जो बताया था माननीय प्रधानमंत्री जी का, वहाँ की, अब उसको मणिपुर भी याद आ जाएगा, उसकी वहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले हिंसा की कुछ घटनाएं सुनी गई थी। तो उसको एक ही साथ 50 चीजें दिमाग में घूमनी चाहिए वहाँ पे चाय की दुकान पे। ऐसा नहीं कि गए चाय पिए, हाँ थोड़ा मीठा है, थोड़ा मीठा कम है, चाय में पानी ज़्यादा डाल दिया, तो ये आम के लिए है। अगर वो तैयारी करने जा रहा है यूपीएससी के लिए खासतौर से या पीसीएस के लिए, उसको चाय की दुकान में मतलब 50 चीज़ें और दिखनी चाहिए वहाँ पे। मेरा ये कहना चाहूँ, तो थोड़ा सा अपनी समझ का विस्तार करें, चीज़ों को और ध्यान से देखें, और दुनिया की बेहतर समझ के लिए भी पढ़ें, है ना। हाँ, सिलेक्शन होने के लिए नहीं। तो ये भी एक मेरी सलाह रहेगी। साथ ही स्ट्रेस न लें, अगर तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है कि महीने में अगर 30 दिन है तो 27-28 दिन अच्छे गुजरेंगे, 2 दिन स्ट्रेस होगा ही, सबको होता है, हमको भी होता है। तो स्ट्रेस बहुत दिमाग पे चढ़ा नहीं लेना है ना। और ये भी मानना है कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो बहुत कोई
बहुत मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी, जीवन ही न जिया सके। आप टीचर हैं तो वहाँ आप अपना अपना 100% दीजिए। जी जी सभी लोग अगर सभी टीचर्स अपना 100% दे तो एक आप कितने अच्छे नागरिक पैदा कर देंगे, वैसे ही देश को महान बनाएंगे। फिर वही बात जो मैंने शुरुआत में कही थी, हर आपका काम, हर आपकी चीज ऐसा सोचिए कि देश को कैसे आगे ले जाएं, जी देश को कैसे और बेहतर और सुंदर हम बनाएं, है ना। अपराध कैसे कम हो, स्वच्छता कौन कौन अच्छी है, सरकार भी तो यही करती है। जी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के भाषण देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण देखिए, उसमें भी तो यही रहता है। स्वच्छता की बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का आपने देखा होगा समुद्र के बीच पे ऐसे कूड़ा उठाते हुए, वो क्या है, वो मोटिवेट करना है, आम लोग भी कूड़ा उठाएं, आम लोग भी साफ करें चीजों को, अच्छा दिखें। तो यही है, मतलब हर उनके एक्ट में, हर उनके क्रियाविधि में, हर उनकी बात में देश और समाज कैसे अच्छा बने, कैसे सुंदर बने, दुनिया कैसे सुंदर बने। अब जैसे कोई पार्क में टहल रहा है, सपोज करिए एक उदाहरण के लिए, पार्क में से चौकोर में आप टहल रहे हैं, जी कोई कुत्ता या कोई उसमें अगर गंदगी कर दिया है तो 4 लोग गए, अपना देख के चले आए। आपने क्या किया कि बगल से मिट्टी उठाई और उस पर ऐसे डाल दी, जो गंदगी थी जी जी आपने उस पर ऐसे डाल दी, तो आप जाहिर सी बात है बाकी भीड़ से अलग हो गए, जी है ना। रास्ता चलना है, कहीं कांटा दिखा, कोई लोग ऐसे रास्ता बदल के चले गए, आपने कांटा उठा के वही किनारे कर दिया, तो आप रास्ते में अपनी इनएक्टिविटी से ही आप भीड़ से अलग हो गए। जी तो ऐसे छोटी चीजें मिलके आपको एकदम से अलग कर देंगे, और ये बहुत अच्छा अनुभव है यूपीएससी की तैयारी करना। जी हाँ, सोचिए कौन सी जॉब ऐसी है जिसमें घर वाले पैसा दें, जी महीने का 10-12 हज़ार रुपये जो भी है, 15,000 रुपये, जी और कुछ नहीं करना, बैठना और पढ़ना है। जी हाँ, हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, आईआर पढ़नी है, दुनिया को समझना है, अच्छे अच्छे लोगों से मिलना है, अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी है, मैगजीन पढ़नी है, किताब पढ़नी है। ये कहाँ है, कहाँ ये सुविधा है बताइए, बैठे बैठे कहीं है? नहीं नहीं उसका एंजॉय कीजिए, तैयारी वाले पीरियड का एंजॉय कीजिए। लोग सिलेक्ट हो जाते हैं लेकिन वो पुराने दिन को याद आते हैं, वो कितने अच्छे दिन थे। थैंक यू सर, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया, हमारे व्यूअर्स के लिए आपने काफ़ी कुछ बताया है। थैंक यू वेरी मच। चलो, आपका भी धन्यवाद, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।